वॉइस ऑडिबल है प्रॉपर? स्टार्ट करें? ठीक है, चलो। तो पहले इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पहले हम वहां से शुरू करते हैं। देखिए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको समझते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक इंटरमीडिएट का काम करता है, किसके बीच में? कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कंप्यूटर भी नहीं, यूजर। यूजर ऑफ कंप्यूटर मतलब कि हम लोग, यूजर ऑफ कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि हम लोग। तो हमारे बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट इन अ कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट मैनर। वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं आसानी से और इफिशिएंट मैनर में। अब ये तो थ्योरेटिकल भाषा हो गई। पहले अब हम इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सिंपल सी बात है, जो कि हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही कहानी है कि अगर मान लो मुझे अगर मशीन से कोई काम करवाना है, तो मैं कौन सी लैंग्वेज समझता हूँ? मैं हिंदी लैंग्वेज समझता हूँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज समझता हूँ। लेकिन अगर मुझे मशीन से काम कराना है, तो मशीन कहाँ से ऑपरेट होती है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है, जिसको कि हम 0 या 1 में बोल सकते हैं। कि ऑपरेट मतलब कि अगर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो 0 और 1 पे वर्क करती है। तो हमें क्या करना है कि हम जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो काम करवाना चाह रहे हैं, उसको हम 0 1 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको भी हम हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन है, इसको करने के लिए कोई एक मीडिएटर होना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मुझे हार्डवेयर को ऑपरेट करना है, मतलब हार्डवेयर से अगर कुछ काम कराना है, तो बीच में कोई एक मीडिएटर चाहिएगा, जो कि हमारे बीच में और ऑपरेट हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम कर सके। वो कौन होगा? वो एक सॉफ्टवेयर होगा, और उस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई भी एक लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वो सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ कोड होता है। ठीक है ना? अच्छा, तो लाइनेक्स का कोड हो गया, लाइनेक्स यूनिक्स जो हो गया, वो आपका, ये सारे जो कोड, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, ये किसी ना किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एनवायरनमेंट मतलब कि क्या? जैसे कि मान लो कि अगर हम हमारे घर में रह रहे हैं, तो हमारे घर का एनवायरनमेंट हमें डेवलप करता है कुछ भी काम करने के लिए। जैसा हमारे घर का एनवायरनमेंट होगा, हम वैसा काम कर सकते हैं। स्कूल में हम पढ़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई का एनवायरनमेंट होता है। हम खेलने के लिए घर के बाहर जाके ग्राउंड में क्यों खेलते हैं? क्योंकि वहां पर खेलने का एनवायरनमेंट होता है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हम हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम खाली एक काम नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐसे बहुत सारे काम हैं, मतलब कि उसके काम जो है ना, इतने सारे हैं कि पूरे थ्रू आउट द चैप्टर हम उसके टास्क कौन कौन से हैं और वो किस तरह से उनको परफॉर्म करता है, वो चीजें एक एक करके हमें समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स है, उनको मैनेज करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करना, उनको रिसोर्सेस को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ऐसी बहुत सारे टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ब्रॉडर वे में हम ये बोलते हैं कि इंटरमीडिएटर का काम करता है, लेकिन उसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमें आते जाएंगे समझ। ठीक है? अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि ये डायग्राम क्या बता रहा है। देखिए, एक्चुअल में हम देखें तो ये 4 लेवल पर हम इसको समझ सकते हैं। पहले लेवल पर अगर हम समझे तो यूजर है। यूजर मतलब कि कौन? जो हम लोग होंगे। तो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ऐसे बहुत सारे यूजर्स होंगे। ऐसा भी आप मान सकते हो कि एक यूजर है जो अलग अलग चीजों को ऑपरेट कर रहा है। कौन कौन सी अलग अलग चीजों को ऑपरेट कर रहा है? एक कंपाइलर को चला रहा है, एक असेंबलर को चला रहा है, एक टेक्स्ट एडिटर को चला रहा है, डेटाबेस को चला रहा है। मतलब कि आप ऐसे सोचो कि आप एक तरीके से अपना, एक तरीके से गाना चला रहे हो, है ना, आप एक म्यूजिक सुन रहे हो, साथ ही साथ आप अपने नोटपैड पे कुछ टाइप कर रहे हो। ठीक है? पैरेलल में कोई एक मूवी भी चल रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक साथ रन होते हैं। 2 कैटेगरी में हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जो हमारे काम के होते हैं, जो एक्चुअली में हम यूज करते हैं, जैसे कि आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, और आपका नोटपैड हो गया, वर्ड फाइल हो गई। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? जो कि सिस्टम के लिए यूज में आएंगे, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, ये सब जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर अब आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम जितने भी होंगे, इसमें से कुछ सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम प्रोग्राम भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकते हैं। जैसे कि कंपाइलर और असेंबलर जो हो गए वो आपके सिस्टम एप्लीकेशन हो गए, सिस्टम प्रोग्राम हो गए, और टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस, ये सब जो गए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए।
ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो है वो एक तरीके के सॉफ्टवेयर ही हैं। अब ये सॉफ्टवेयर जो है कोई काम करने वाला है और उसको कहीं ना कहीं पे हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर इन सॉफ्टवेयर्स को कोई एक हार्डवेयर की जरूरत है तो वो इस हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसको कब एक्सेस दिया जाए हार्डवेयर का, कब नहीं दिया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल आप उसी तरीके से समझ लो कि आपके घर में रखा हुआ है बहुत सारा पैसा, ठीक है, और ये कुछ बच्चे हैं, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है, ऐसे एन जो है वो चिल्ड्रंस एंड चाइल्ड जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक घर में है, और यहाँ पर रखा हुआ है मनी। मनी रख सकते हो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर मिठाई रखी हुई है, स्वीट्स रखे हुए हैं, है ना। कोई भी एक रिसोर्सेज हो सकती है, रिसोर्सेज कई तरह की हो सकती है, मनी भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, आप मान लो कि कोई गेम्स रखे हुए हैं, है ना, ऐसी कुछ भी चीजें घर में रखी हुई हो सकती है। अब अगर मान लो कि ये घर में आपको अगर खुला छोड़ दिया जाए, आपके मम्मी पापा वगैरह कोई भी नहीं, आपको ऐसे घर में छोड़ दिया, आप क्या करोगे? जाओगे सीधे ये पैसे उठाओगे और इस्तेमाल कर लोगे, जाओगे मिठाई उठाओगे खा लोगे, जाओगे गेम उठाओगे खेलने बैठ जाओगे। तो अगर आपको देखने वाला कोई नहीं होगा तो आप इन रिसोर्सेज का मिसयूज कर लोगे, है ना। जैसे कि मान लो कि मिठाई रखी हुई है और आपने आके मिठाई खा ली। अब एक्चुअल में मिठाई किस लिए रखी थी? आपके घर में आने वाले थे मेहमान, और उन मेहमानों के लिए मिठाई रखी थी, लेकिन आपको तो देखने वाला कोई था नहीं, आपने मिठाई खा ली। अब जब मेहमान आए तो मिठाई मिली नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो स्वीट्स हैं ये रिसोर्सेज हैं, और ये जो आप लोग थे ये सॉफ्टवेयर थे। अब ये सॉफ्टवेयर ने अगर हार्डवेयर को यूज कर लिया डायरेक्टली, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी को बताए, तो प्रॉब्लम ये है कि वो हार्डवेयर एक्चुअल में जिस चीज के लिए रखा गया था उसको वहां पर अब वो हार्डवेयर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा होता है, इसलिए घर में मम्मी पापा बैठे होते हैं कि अगर आपको मिठाई खानी है या पैसे की जरूरत है तो आप किससे जाके बोलोगे? मम्मी पापा से पहले बोलोगे। अगर उनको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट सही है और आपको कब देना चाहिए पैसा, कब मिठाई देनी चाहिए, तब वो आपको देंगे। अगर मान लो कि घर में मेहमान आने वाले हैं तो पहले वो मेहमानों को मिठाई खिलाएंगे, मिठाई उनको खिलाने के बाद जो मिठाई बच जाएगी वो आपको दिया जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह से है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अगर आपने बोला कि कोई एक रिसोर्स को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, पहले कोई हायर प्रायोरिटी वाली अगर कोई प्रोसेस होगी तो पहले वो रिसोर्स उसको एलोकेट करेगा। फिर अगर उस प्रोसेस ने उस रिसोर्स को फ्री कर दिया, उसका काम खत्म हो गया, तभी वो रिसोर्स जो है किसी दूसरे को एलोकेट होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करता है। आपकी रैम होती है तो रैम में कितनी जगह किसको देना है, कब देना है, ये सारा मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ता है। क्योंकि आपके मान लो कि आपको पता है कोई भी अगर प्रोग्राम अगर रन होता है, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जो है आपका रैम में ही आके रन होगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि रैम मान लो कि 4 GB की है, और अगर आपने कोई प्रोसेस अगर 3-4 चला दी जो कि 8 GB की है, फिर भी वो चल जाती है। कैसे? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि 4 GB की रैम में भी 8 GB की प्रोसेस चल सके। कैसे चलाएगा वो? उनको टुकड़ों में ब्रेक कर देगा, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मैसेज चलाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस को चलाएगा, फिर तीसरी प्रोसेस को चलाएगा, एक प्रोसेस को बाहर भेजेगा, दूसरी प्रोसेस को अंदर लेकर आएगा। इस तरह से पूरा मैनेजमेंट का काम करता है। तो ऐसे कई सारे मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो शॉर्ट ओवरव्यू मैंने आप लोग को दे दिया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और वो क्या काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अर्गा, नागेश, गौरव, सोनिया, मयूर, अमन, क्लियर है सबको? चलो, अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं और डिटेल में। नेक्स्ट आता है कर्नल। कर्नल क्या होता है पहले हम वो समझते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। क्या मैनेज करता है? ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये मेन लाइन है, और ये लाइन तो आपको हमेशा बोलनी ही है। अगर आपने कहीं पर भी अगर सुना होगा तो ये लाइन तो हमेशा कोई भी आपको बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर ये बोला गया है कि कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर और हार्डवेयर के ऑपरेशंस को मैनेज करता है। इट बेसिकली मैनेजेस ऑपरेशन ऑफ मेमोरी एंड सीपीयू टाइम। मेमोरी और सीपीयू टाइम को ये मेनली मैनेज करता है। इट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कोर कंपोनेंट मतलब क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। It is the core component of operating system. Kernel act as a bridge between the application and data processing performed at the hardware level. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, at hardware level. Using inter-process communication and system call. अब देखो एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना।
ये सारी बातें अगर कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछता है ना कि कर्नल क्या होता है, सब एक ही आंसर देंगे, कर्नल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और किसी को ये भी नहीं पता होगा कि कोर कंपोनेंट मतलब क्या होता है ना, बस बोल दिया कि कोर कंपोनेंट होता है, लेकिन पता नहीं है कि कोर कंपोनेंट होता क्या है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कोर कंपोनेंट मतलब क्या होता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि किससे इंटरेक्शन का काम करता है, हार्डवेयर से। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हार्डवेयर मतलब कि मशीन, मशीन मतलब कि 0 1। ठीक है, तो मशीन से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो 0 1 में आपको बातें करनी होगी, लेकिन हर एक इंसान 0 1 की भाषा नहीं समझता है। और अगर हार्डवेयर की अगर कोडिंग करेगा कोई तो बहुत ध्यान से करनी होती है। तो अगर किसी को हार्डवेयर लेवल पर अगर कोडिंग करनी है तो उसके लिए उसको बहुत नॉलेज चाहिए, मतलब उसको हार्डवेयर को बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि उसको पास कितनी मेमोरी है, कितने रजिस्टर्स हैं, कैसे उन रजिस्टर्स पे डेटा को मूव करना है। ये बहुत लोअर लेवल पर कोडिंग करी जाती है, और ये लोअर लेवल की कोडिंग सीखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, और बार बार वही वही कोड करना भी मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ बेसिक फंक्शनलिटी जो है वो उसका कोड लिख के पहले से रख देते हैं। बेसिक फंक्शनलिटी क्या, जैसे कि मान लो कि आपको स्क्रीन पर कुछ चीज प्रिंट करनी है, तो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए भी बेसिक कोडिंग करनी पड़ेगी कि स्क्रीन के किस रेजोल्यूशन पर कहाँ पर कौन सा वाला कैरेक्टर लिखना है। ये एक छोटी सी बात हो गई। ठीक है, और क्या हो सकता है कि आपके हार्डवेयर को एक्सेस करना है, जैसे कि आपको प्रिंटर से कुछ कमांड प्रिंट करवानी है, रैम की मेमोरी एलोकेट करनी है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो कि बहुत लोअर लेवल पर उसकी कोडिंग करनी होती है, और ये कोडिंग हमेशा करनी पड़ेगी। मतलब मान लो कि जितने भी लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे या जितने भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनेंगे, बार बार ये कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये कोडिंग बार बार क्यों करना, एक बार करके रख दो और फिर उसको यूज करो। ठीक है ना, मान लो कि स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो स्क्रीन पे प्रिंट करने का कोड फिक्स रहेगा। ठीक है, अब उस कोड को यूज कैसे करना है वो अलग बात है, लेकिन वो लोअर लेवल का कोड पहले से लिख कर रख दिया। अब ऐसे कई सारे कोड्स जो होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हमने कोड बना के रख लिए, और उन कोड को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बना दिया, और उस सॉफ्टवेयर को नाम दे दिया कर्नल। तो कर्नल क्या हो गया, कर्नल एक ऐसे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन हो गया जो कि बिल्कुल जिसके अंदर वो वाला कोड लिखा हुआ है जो बिल्कुल सिस्टम ओरिएंटेड होगा, मतलब जो बिल्कुल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने वाला कोड होगा, और वो कोड हमेशा लिखना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा तो वो कोड तो लिखना ही पड़ेगा। अब बाद में क्या होगा, मान लो विंडोज 7 बनाना है, विंडोज 10 बनाना है, तो जितने भी विंडोज बनाने हैं उसका जो कर्नल होगा वो सेम होगा, ऊपर की रैपिंग चेंज होगी। इसको ऐसा समझ सकते हैं दूसरे तरीके से कि मान लो कि अगर कोई कंपनी में आइसक्रीम अगर बनती है तो आइसक्रीम बनाने का कंटेंट सेम रहता है, आइसक्रीम बनाने का कंटेंट चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, चेंज होता है उसके ऊपर का फ्लेवर, उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, ऊपर का रैपर चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन अंदर का जो कोर चीज है ना वो सेम रहेगी, कि उसमें मिल्क डलेगा, उसके अंदर क्रीम डलेगी, उसके अंदर दही डलेगी, कुछ चीजें जो है शुगर डलेगा, ये सब चीजें कॉमन है, ये तो हमेशा डलेगा ही डलेगा, तो वो मेन फिक्स रहेगा। उसके बाद ऊपर की रैपिंग चेंज होती रहेगी। तो अगर कोई बोलता है कि विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 आया, तो ऐसा थोड़ा ना कि विंडोज 8 पूरा शुरू से बनाया गया है, नहीं, उसको ऊपर से विंडोज 7 के ऊपर का रैपर चेंज कर दिया है, अंदर बिल्कुल वही का वही है। ठीक है, तो कर्नल क्या हो गया, कर्नल इस तरीके से कोर कंपोनेंट हो गया, मतलब कि अंदर की ऐसी चीज जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है ना, जैसे कि आप किसी होटल में जाते हो तो होटल में कैसे वो 10 मिनट के अंदर आपको कोई भी सब्जी बना के दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेवी सेम होती है, तो वो पहले से ग्रेवी बना के रख लेते हैं। अब जो भी आप सब्जी बोलोगे वो ग्रेवी डालेंगे, ऊपर से जो सब्जियां हैं वो काट पीट के डालेंगे और आपको सब नई सब्जी बना कर दे देंगे, तो ग्रेवी उन्होंने बना के रखी है, तो वो जो ग्रेवी है ना वो कर्नल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ग्रेवी क्या है, कर्नल, जो कि फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। और उसके अंदर कैसा कोड लिखा है, जो कि सबसे टफ कोड है, जिसको लिखना सबसे मुश्किल काम है, जिस जो मेन अधिकतर जो काम करेगा वो कर्नल करेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल। हार्डवेयर लेवल की कोडिंग जो होती है वो कर्नल में लिखी हुई होती है। यूजेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिस्टम कॉल। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिस्टम कॉल मतलब क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी, मतलब कि दो प्रोसेसेस हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल में बताऊंगा। मतलब कि अगर कोई दो प्रोसेस हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे से बात करना चाहती हैं तो वो दो तरीके से बात कर सकती हैं, या तो वो कॉल बाय वैल्यू करेगी या कॉल बाय रेफरेंस होगा। मतलब कि कोई एक वैल्यू को एक मैसेज दूसरी जगह पे पास किया जाएगा या फिर एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस किया जाएगा। आसान भाषा में अगर समझे तो ऐसा बोल दिया जा सकता है
कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा एक दोस्त है अंकित जो उज्जैन में बैठा है, अगर मुझे उससे बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक चिट्ठी लिखकर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं वो हो गया कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस मतलब कि शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कोई एक दीवार है जो कि हम दोनों पास कॉमन है ना, मान लो कि एक वॉल है जो कॉमन है, अब मैं इस पे जो भी लिख दूंगा वो उसको भी दिख जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये कॉमन एरिया को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं भी इस एरिया को एक्सेस कर सकता हूँ और वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो वो उसको पढ़ सकता है और वो जो यहाँ पे लिखेगा उसको मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये कॉमन एरिया हो गया, शेयर्ड एरिया हो गया। ठीक है, इस तरह से दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल मतलब कि जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने लोअर लेवल पर कोई एक फंक्शन बना के रखा है, मशीन लेवल पर कोडिंग करी है और कोई आपने एक फंक्शन बना के रख दिया है, अब इस फंक्शन को यूज करना ही सिस्टम कॉल होगा। और आसान भाषा में समझाऊं तो प्रिंटफ फंक्शन आपने यूज करा होगा, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, सिस्टम आपके कीबोर्ड से इनपुट लेने का काम करता है। तो प्रिंटफ फंक्शन कहीं ना कहीं अंदर की तरफ, उसके प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा होगा उसमें कहीं ना कहीं पे सिस्टम कॉल है, और स्कैनफ फंक्शन के कोड में भी सिस्टम कॉल है। कैसे पता, क्योंकि वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है, स्क्रीन पे प्रिंट करना, और स्क्रीन क्या है, हार्डवेयर। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट कहाँ से लेता है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर। तो स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन स्क्रीन को और हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, और स्क्रीन और हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर लेवल कोडिंग। और हार्डवेयर लेवल कोडिंग कहाँ लिखी हुई है, कर्नल में, और कर्नल का कोड लिखा है मतलब कि एक सिस्टम कॉल बनाया हुआ है। लेकिन आप जो कोड लिखोगे उसमें कहीं पर भी सिस्टम कॉल नहीं होगा, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली नहीं होगा। आप प्रिंटफ फंक्शन यूज करोगे, स्कैनफ फंक्शन यूज करोगे, और प्रिंटफ और स्कैनफ जो है वो इंटरनली सिस्टम कॉल करेंगे। ठीक है, और कुछ सिस्टम कॉल अलग से भी आपको दे दिए जाते हैं जिससे कि आप हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो कभी आपको जरूरत पड़ती है तो ये कहलाता है सिस्टम कॉल्स। आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया लगा कि कर्नल क्या होता है। अब आप लोग के कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, क्या आप लोग इतनी देर से बोल रहे हो। ठीक है, क्या बोल रहे हो, यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। आज हमको पता चला कि आज क्लास है, अच्छा, एग्जाम्पल अच्छा दिया, चलो ठीक है, थैंक यू सर। मैंने आपका सी लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट किया है, अभी 2 दिन पहले सी लैंग्वेज का पेपर था, मैंने ऑल क्वेश्चन सॉल्व किए, आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी, थैंक यू, यू आर वेलकम। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक और बात, इसको थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से समझते हैं कर्नल को। अगर जो अभी आपके डाउट है वो मैं बाद में बता पाऊंगा, है ना, अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड बात कर लें पहले। ठीक है, चलो अब इसको देखो, ये कर्नल का एक और आर्किटेक्चर समझाने वाला हूँ। अब कैसे पता चलेगा कि सिस्टम कॉल है या नहीं है, तो आप समझो कि ये दो तरह की प्रोसेस हो सकती है। एक हो सकता है यूजर लेवल और एक होता है कर्नल लेवल। यूजर लेवल और कर्नल लेवल क्या है, मैंने बताया कि जो हार्डवेयर लेवल पर जो काम होता है वो होगा कर्नल, जिसको कि हम कर्नल बोलेंगे, और जो यूजर होगा वो ऊपर भी तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर कोई प्रोसेस अगर सिस्टम कॉल करती है तो क्या होता है, आपकी यूजर प्रोसेस चल रही है, यूजर प्रोसेस चल रही है मतलब समझ लो आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है और उसके अंदर आप मान लो कि प्रिंटफ फंक्शन कॉल करा रहे हो। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम चल रहा है और उसमें प्रिंटफ फंक्शन कॉल हुआ। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर एक सिस्टम कॉल हुआ, तो क्या होगा, एक सिस्टम कॉल होगी, और सिस्टम कॉल क्या करेगा, सिस्टम कॉल लोअर लेवल पर अपना कोड चलाएगा और अपना काम खत्म करने के बाद वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि हमारे फंक्शन के पास आ जाएगी। लेकिन जब भी कभी हमारा जो कंट्रोल है वो यूजर प्रोसेस से कर्नल प्रोसेस की तरफ जाता है, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना पड़ता है कि अब जो हम काम करने वाले हैं वो लोअर लेवल का काम है। और वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं एक मॉड बिट। क्या यूज करते हैं, एक मॉड बिट। मॉड बिट क्या होता है, कुछ नहीं, एक ये समझ लो कि एक वेरिएबल है, वो भी कितने बिट का, 1 बिट का। 1 बिट का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, और उस वेरिएबल को हम बोलते हैं मॉड बिट। तो अगर मॉड बिट अगर 1 है, इसका मतलब कि हमारा जो कोड अभी चल रहा है वो यूजर लेवल पर चल रहा है, और अगर वो मॉड बिट हो जाती है 0, तो उसका मतलब कि हमारा जो कोड चल रहा है वो कर्नल लेवल पर चल रहा है। तो जब भी कभी आपका प्रोसेस जब चल रही होती है तो उस समय उसकी मॉड बिट होती है 1, और जैसे ही आपके प्रोग्राम में कोई भी एक सिस्टम कॉल होगा तो वो सिस्टम कॉल होने से पहले आपका मॉड बिट जो है
वो 1 से हो जाएगा 0 और फिर सिस्टम कॉल होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि अब जो कोड चलने वाला है वो कहाँ का कोड चलने वाला है, कर्नल लेवल का, लोअर लेवल का कोड चलने वाला है। और इससे बेनिफिट क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो ये सब चीजें हैंडल कर लेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोअर लेवल का कोई प्रोग्राम करप्ट होने वाला हो, या फिर रिसोर्स कोई ऐसी रिसोर्स को हम एक्सेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोई दूसरी प्रोसेस एक्सेस कर रही है। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो निगरानी रखता है कि जो प्रोसेस ने सिस्टम कॉल किया है, तो ऐसे नहीं कि उसको अपने आप सिस्टम कॉल जनरेट कॉल किया तो उसने दे दिया, उसने बोला कि नहीं मुझे ये मेमोरी चाहिए तो उसने एलोकेट कर दी, नहीं ऐसा नहीं। अगर उसने मेमोरी मांगी है तो पहले वो चेक करेगा कि ये मेमोरी फ्री है कि नहीं, कोई और इसको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देखने के बाद वो एलोकेट करेगा। लेकिन उसको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को पता तो चलना चाहिए कि आप रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहे हो। और ये सारी बातें कैसे पता चलेगी? इस मॉड बिट को देखकर कि आप हाँ लोअर लेवल पर आप कुछ चीज मांग रहे हो। क्लियर हुआ? आ गया बात समझ में? निवेश, ठीक है, प्रकाश, सुरेश, अनुज। जो कोडिंग होती है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, ठीक है ना। मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग होती है वो सी लैंग्वेज में होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग की जा सकती है। लेकिन अधिकतर जो कोडिंग की जाती है वो सी लैंग्वेज में, क्योंकि सी लैंग्वेज में लोअर लेवल का कोड लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैंने आपसे कहा उसमें से जो कुछ सर्विसेज हैं वो आप इधर पे देख सकते हो। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। मतलब कि उसको मेमोरी एलोकेट करना, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम काउंटर मैनेज करना कि अब कौन सी इंस्ट्रक्शन चलने वाली है, अब कौन सी इंस्ट्रक्शन चलने वाली है। ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मतलब क्या? मान लो कि आपकी कोई प्रोसेस चल रही है और आपकी प्रोसेस चलते चलते उसको कोई इनपुट आउटपुट की जरूरत है। इनपुट आउटपुट मतलब कि मान लो कि यूजर से इनपुट लेने की जरूरत है, एंटर 2 नंबर, आपने प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का और अब यूजर से इनपुट लेने की जरूरत है तो एंटर 2 नंबर वो बोल देगा। या फिर आपको आउटपुट प्रिंट करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है, तो इनपुट या आउटपुट को एक्सेस करना मतलब कि आपको कीबोर्ड और स्क्रीन को एक्सेस करना है। तो कीबोर्ड और स्क्रीन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो क्या है? वो एक हार्डवेयर लेवल की चीज है। तो आपको हार्डवेयर को एक्सेस करना है, और इस हार्डवेयर को एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि अगर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसको मैनेज करने का काम, इसको सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम की अगर मान लो कि आपको कोई प्रोग्राम चला रहे हो और उसको कोई फाइल एक्सेस करना है, जैसे कि मान लो कि आपको कोई गाना चलाना है, तो कोई गाना चलाना है तो वो किसी एक फाइल में रखा हुआ होगा, तो उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उसको मेमोरी में लेकर आना पड़ेगा। तो ये सारे फाइल सिस्टम से रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं वो उसको भी मैनेज करता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब कि दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया कि अगर कोई दो प्रोसेस चल रही है तो हो सकता है कि उन दोनों प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करना हो, तो उनके कम्युनिकेशन को मैनेज करेगा। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन भी मैंने आपको अभी एग्जांपल देके समझाया कि आपका रैम आपको एलोकेट करना, वो भी एक रिसोर्स है। आपको कोई वेरिएबल की जरूरत है तो उसके लिए मैनेजमेंट, वो भी एक क्या है? रिसोर्स है। और ऐसे कई सारे रिसोर्सेज, मान लो कि आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर को एक्सेस करना है तो प्रिंटर एक रिसोर्स हो गया। तो ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसको कि आपको एलोकेट करना पड़ेगा। उन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम के लिए भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की होती है, वो सारा कहलाता है आपका रिसोर्स एलोकेशन। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब कि ये जो सारा काम हो रहा है उसके ऊपर निगरानी रखना, सारा काम प्रोसेस सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो गया आपका अकाउंटिंग। एरर डिटेक्शन, मान लो कि अगर आपका कोई प्रोसेस चल रही है और ऐसा तो नहीं कि उसने कोई इलीगल मेमोरी को एक्सेस कर लिया, कोई एरर आपकी पकड़ में आ गई, मान लो एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया और आपका डिवाइड बाय 0 हो गया, ऐसे कई सारी एरर्स हो सकती हैं, कई सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, उन एरर्स को डिटेक्ट करना। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मतलब कि अगर आपको कोई रैम में जगह एलोकेट की हुई है तो उस रैम की जगह को, जहां पर आपकी प्रोसेस चल रही है, कोई दूसरी प्रोसेस ना आ जाए, या फिर कोई दूसरी प्रोसेस अगर कहीं चल रही है तो आप उसकी जगह को ना एक्सेस कर लो, उसके चीजों को करप्ट ना करो। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं, ये सारी जो मैंने आपको बताया, ये सभी सर्विसेज हैं जो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये आपका हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी
सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसके ऊपर होता है सिस्टम कॉल। और फिर यहाँ पर आपके यूजर प्रोसेसेस चलती होती हैं, और यूजर प्रोसेस किसी भी तरह से चल सकती है, GUI के थ्रू भी चल सकती है, बैच प्रोसेसिंग के थ्रू भी चल सकती है, और कमांड लाइन के थ्रू भी चल सकती है। मतलब कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना है तो हो सकता है कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करो। मतलब कि क्या मतलब, आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चला रहे हो तो एक्चुअल में आप GUI यूज कर रहे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर आप माउस को क्लिक करके कोई भी काम कर सकते हो। कमांड लाइन, अगर आपने लाइनेक्स अगर चलाया होगा, यूनिक्स और लाइनेक्स, तो वहां पर आपको हर एक चीज टाइप करनी पड़ती है। मतलब अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है तो आपको वहां पर कमांड के थ्रू आपका टाइप होगा। और बैच फाइल सिस्टम पहले चलता था, अब नहीं चलता है। बैच फाइल सिस्टम में क्या होता है कि आप एक फाइल के अंदर सब कुछ लिख के रख देते हो कि क्या क्या करना है, और फिर उस फाइल को सबमिट कर देते हो, और वो कहलाता है बैच फाइल सिस्टम। तो बैच के थ्रू आपका पूरा कोड चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर सेम। फंक्शन और सर्विसेज सेम है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फंक्शन एक ब्रॉडर कैटेगरी हो जाती है, फंक्शन में और भी कई सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात आती है सिस्टम कॉल की। मैंने अभी आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया कि सिस्टम कॉल क्या होता है। अगर आपको लोअर लेवल पर अगर कोई हैंडल करना है तो आपको सिस्टम कॉल करना पड़ेगा। लोअर लेवल पर अगर आपको किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो वहां पर आपको सिस्टम कॉल लगता है। ठीक है, सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द सर्विस मेड अवेलेबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपनी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। मतलब कि सिस्टम कॉल के थ्रू आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कई सारी सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हो। दीज कॉल्स आर जनरली अवेलेबल एज अ रूटीन रिटन इन C और C++, although certain lower level tasks may have to be written using assembly language instruction। जो मैंने अभी आपको कहा, क्या कहा मैंने आपको कि नॉर्मली जो कोडिंग होती है वो C और C++ में होती है, लेकिन कई बार हमें लोअर लेवल पर भी कोडिंग करनी पड़ सकती है, जिसमें कि मशीन लेवल कोडिंग करनी पड़ सकती है। और मशीन लेवल कोडिंग कई हद तक असेंबली कोड जो होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज पर ही होता है। तो या तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोडिंग लिखी हुई होगी, या फिर C और C++ में लिखा हुआ होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि C और C++ के अंदर जो फंक्शन यूज हो रहा है उसकी कोडिंग जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई हो। और ये सब क्या होता है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल कुछ नहीं, फंक्शन होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि एक फंक्शन है जिसको कि कॉल कर कर हम लोअर लेवल का काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी आपका एक यूजर एप्लीकेशन चल रही है और ओपन फंक्शन आपने कॉल कराया। ओपन फंक्शन आपने कॉल कराया, और ये ओपन क्या है, ये ओपन एक सिस्टम कॉल। क्या है ये? सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या करने वाला है, लोअर लेवल पर आपका कोड को एक्सेस करेगा। तो पहले तो आपका यूजर मोड में था, लेकिन जैसे ही आपने सिस्टम कॉल किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ गया कि यहाँ पर अब आप लोअर लेवल पर कोडिंग, लोअर लेवल का कोड आप चलाने वाले हो। तो वो यूजर मोड से चला जाएगा कहाँ पर, कर्नल मोड में। और कर्नल मोड में जो भी आपकी लाइन लिखी होगी वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि आपका मान लो कि आपको कोई फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है, और उस फाइल का जो एड्रेस है वो इस टेबल में लिखा हुआ होगा। तो वो इस टेबल में से वो एड्रेस को ढूंढेगा और वो फाइल को ओपन कर लेगा, और उस फाइल का एड्रेस जो है वो रिटर्न कर देगा। और वो रिटर्न करके फिर से कहाँ पर आ जाएगा, यूजर लेवल पर आ जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास। तो आपका जो एप्लीकेशन चलने वाली है उसने बीच में आपको एक सिस्टम कॉल किया। सिस्टम कॉल से वो कर्नल मोड में चला गया आपका सिस्टम, और फिर वहां पर अपना कोड करके रिटर्न करके फिर से कहाँ पर आ गया, यूजर मोड में। इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं ना। अभी भी मैं मानता हूं कि अभी आपको 100% क्लियर नहीं हुआ होगा। इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसा समझो कि मान लो कि आपका ये C लैंग्वेज का एक कोड लिखा हुआ है, #include str.h, और printf से आपने कुछ भी हेलो मैसेज कुछ भी प्रिंट करवा दिया और बाद में किया रिटर्न 0। अब ये जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड आपने लिखा है। तो ये कोड एक्चुअल में यूजर मोड में है। ठीक है, अब जैसे ही आपने printf का कोड चलाया तो printf का कोड क्या करने वाला है, स्क्रीन पे प्रिंट करने वाला है। और स्क्रीन क्या है, हार्डवेयर है। मतलब कि अब आपको लोअर लेवल की कोडिंग चलानी पड़ेगी इंटरनली। तो printf का जब आप कोड चलाओगे तो printf के अंदर कहीं ना कहीं पर एक सिस्टम कॉल चलेगी। printf फंक्शन का जो कोड होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक सिस्टम कॉल होगी। तो printf फंक्शन क्या करेगा, उसकी लाइब्रेरी फाइल में से उस सिस्टम कॉल को चला लेगा, और वो सिस्टम कॉल है मान लो राइट। तो printf फंक्शन जो है वो एक सिस्टम कॉल चलाने वाला है, और उस सिस्टम कॉल का नाम है राइट। तो राइट नाम का वो फंक्शन कॉल कराएगा। लेकिन ये राइट नाम का जब फंक्शन कॉल होगा तो अब ये यूजर मोड में नहीं होगा,
ये होगा कर्नल मोड में। क्यों? क्योंकि अब ये लोअर लेवल पर प्रोग्रामिंग करने वाला है, लोअर लेवल पर ये कोड चलने वाला है। तो आपका राइट फंक्शन क्या करेगा, वो चलेगा आपके स्क्रीन पर, प्रिंट कर देगा जो भी प्रिंट करना था, क्योंकि वो लोअर लेवल पर है, हार्डवेयर लेवल को इंटरेक्ट करेगा, और फिर बाद में वो आ जाएगा कहाँ पर, यूजर लेवल पर, और फिर उसके बाद प्रिंटफ का काम खत्म होके नेक्स्ट लाइन से चल जाएगा। तो जब भी आप छोटा सा प्रिंटफ फंक्शन भी अगर आप चलाते हो ना, तो इसका मतलब कि इंटरनली आपने सिस्टम कॉल करी ही करी है। कई बार आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और कई बार आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल विकास, विशाखा, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। जावा का कोर्स जो है वो मैंने लॉन्च कर, आप लोग को मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसका जो कोर्स है वो आपको पूरा बना बनाया अभी